कैसे आ गए आज इंटरनेशनल रिलेशंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। करें शुरू? रेडी हैं आप लोग? डायरेक्टली वैसे टॉपिक पे नहीं आऊंगा, पहले मैं कुछ स्मार्ट कीवर्ड्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए। मतलब आई नीड 2 क्लासेस ओनली, 2 to 3 क्लासेस टू कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। सर कुछ रिसेंट न्यूज बता दीजिएगा, याद रह जाता है टॉपिक से। ठीक है बेटा, ठीक है। पहले कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्लास में भी बताया था कल कि इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने बैठो तो 100 घंटे भी कम है। ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 साल से 4 साल से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ज्यादा शौक है ना। और तब भी ऐसा लगता है कि कंटेंट की कमी है। एक एक कंट्री को पढ़ लो, रिसेंट न्यूज पढ़ लो, तब भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया। ज्यादा नॉलेज होना, ज्यादा ज्ञान होना डेंजरस होता है अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। जैसे बहुत ज्यादा आपके शरीर में एनर्जी है बट आप एनर्जी नहीं निकाल पाओगे तो आप पागल हो जाओगे। तो जब बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो या तो उसको इंप्लीमेंट करना सीखिए, या फिर कुछ ऐसे चीजें इस तरीके से पढ़िए कि कम में भी आपका एग्जाम निकल जाए और उस टॉपिक में आप भरपूर लिख के आ जाए। ठीक है, करें स्टार्ट? हाँ, चलिए। ऑनलाइन में सब आ चुके हैं? वे क्या चल जाता है यार। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आईआर में 3 तरीके से आएंगे। ठीक है, पेन काहे नहीं चल रहा? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या टॉपिक्स इन आईआर। ठीक है, सबसे पहला आपका आएगा बायलेटरल। बायलेटरल रिलेशन। बायलेटरल मतलब जो इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है, चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज हो, फ्रेंडली कंट्रीज जैसे रशिया, फ्रांस, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, भूटान। बायलेटरल रिलेशंस चाहे फ्रेंडली कंट्रीज हो, चाहे हॉस्टाइल कंट्रीज हो, चाहे पुराने पुरानी कंट्रीज हो, चाहे नई इमर्जिंग रिलेशंस हो, तो या तो बायलेटरल रिलेशंस पे आएगा, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान। हालांकि मैं तुमको बता दूं कि आईआर से क्वेश्चन नहीं आए हैं पिछले, पर आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि नहीं आएंगे। हाँ, दैट्स व्हाई मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल कांट क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट्स द फैक्ट। बिकॉज हम लोग को ज्यादा ज्यादा पढ़ने की आदत होती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। जिस एग्जाम का जितना लेवल है उतना पढ़ लोगे, निकल जाएगा, और बहुत अच्छे से निकलता है। दूसरा वो होता है बेटा आपका मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स। क्या होता है? एग्जाम्पल, क्वाड हो गया,
G20 हो गया, G7 हो गया, या आप इनको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क, जो भी है। तीसरा होता है करंट इश्यूज, करंट में जो इशू चल रहे हैं। जैसे IR में कोई मुझे बता सकता है करंटली 5 न्यूज बता दो जो 5 करंट इशू चल रहे हैं, मेजर मुद्दे हैं। चलो, सबसे पहले तो वॉर्स, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, इजराइल हमास हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, और अजरबैजान वाला हो गया। हाँ ठीक है, गाजा वाला, ठीक है। और चलो, ये तो हो गया वॉर्स। और कौन सा इशू चल रहा है करंट में? ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ठीक है। और वो नहीं आता, वो टफ, डी डॉलराइजेशन जैसे टॉपिक नहीं आएंगे। हाँ, तो वो मल्टीलेटरल में ग्रुपिंग में आ जाएगा। ताइवान का इशू क्या है? ताइवान का इशू और तुमको 300 शब्द में पूछने बैठेंगे वो, तुमको 300 शब्द लिख पाओगे? कितना सेंसिटिव टॉपिक है। इंडिया ताइवान के प्रति क्या रिलेशनशिप रखता है, डू यू नो? व्हाट इज द ऑफिशियल? रिकॉग्नाइज नहीं, हमने क्या ऑफिशियली बोला रिकॉग्नाइज नहीं करते हम? तो फिर हम डील तो करते हैं, किसके थ्रू? तो जब हम उसको डील ही नहीं कर रहे तो इंस्टीट्यूट के साथ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बैकडोर शब्द लिख के 300 शब्द हो गए ऐसे के कि तुम लिख दोगे बैकडोर डिप्लोमेसी है? तुम लिखोगे क्या? IB वालों को पता है कि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे ऐसे हैं, SSC वाले, बैंक वाले, UPSC वाले, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो ताइवान, वन नेशन वन चाइना, और सॉरी क्या होता है, वन सिस्टम वन नेशन वाला होता है, वन चाइना वाला होता है, वो नहीं पूछा जाएगा। ताइवान वाला, हांगकांग वाला नहीं पूछा जाएगा बेटा, इतना नहीं आता। आपके आ सकता है रिफ्यूजी वाला, आपके कभी भी वैसे अगर देना होता तो दे देते ना। आज तक तो इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई आएगा तो इन पे सवाल आएगा। ठीक है, रिफ्यूजी वाला हो गया, डी ग्लोबलाइजेशन वाला हो गया, कि कहीं ना कहीं लोग अब पीछे छूटते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो भी हो रहा हो नहीं आएगा। न्यूक्लियर पे आ सकता है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, उस पे आ सकता है। और कौन से करंट के टॉपिक्स हैं सर? ये इनको कैसे पता है पहले से कि सब UPSC वाले बैठे, हमें तो पता ही नहीं है। क्या बात कर, आपके IB के जितने ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, उनमें IB वाले होते हैं। ये बात मैं क्लियरली कह दूं, अभिषेक सिंह जयपुर, तुम अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो टेलीग्राम पे शब्द लिखे हो ना, तो वहां पे वो पाएंगे इतनी सी चीज कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से ग्रुप्स कौन से बने हुए हैं, रॉ के नाम से कौन से ग्रुप बने हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे, वो कोचिंग के नाम बता देंगे आपको इंटरव्यू में। वो पिछली बार ऐसा ही हुआ है, जो 3-4 कोचिंग्स हमने भी इंटरव्यू लिए, सबके नाम पता रहते हैं उनको कि अब कहां से कोचिंग लिए। क्या मतलब, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम से ग्रुप बना रखे हो, 4,000, 5,000, 600, 1,000 बच्चे हैं, तो उनको ये नहीं पता रहेगा कि कौन से बच्चे हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं? भूल जाओ, ये IB है, उनको सारी चीजें। और जब तुम SSQ फॉर्म फिल करोगे तो और डिटेल्स उसमें मांगी जाती हैं। चलिए, और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी में ही आ गया। चलिए, फिर मैं बताऊंगा, और वो मैं बताऊंगा, मेरे पास है, मैं तो तुमसे बस जानने की कोशिश कर रहा हूं। वीजा वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक, चलिए, अब बेटा पेन कॉपी निकाल लो। सबसे पहले हम बायलैटरल रिलेशंस पे पढ़ेंगे कि बायलैटरल रिलेशंस पे अगर सवाल आ जाए, इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ, ये कोई टाइम है क्या काम करने का? अगर इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, इंडिया रशिया हो, जितनी भी कंट्रीज, उनके ऊपर कुछ मैं आपको टेम्पलेट्स बताने जा रहा हूं, कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या चैलेंजेस, कॉमन चैलेंजेस, क्योंकि अगर सबके चैलेंजेस हम पढ़ेंगे एक एक करके, इंडिया पाकिस्तान में 3 घंटा निकल जाएगा। तो वो कीवर्ड्स नोट करते हुए चलो और उन्हीं को यूज करना है
वो स्मार्ट कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को, बाकी आपकी इच्छा है। आप न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस तो पढ़ो, मैं कहता हूं न्यूज़पेपर पूरा मत पढ़ो। सबसे स्मार्ट तरीका है न्यूज़पेपर को 10 मिनट में खत्म करने का, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ लो। हेडलाइंस पूरा स्कैन करके 2-3 न्यूज़पेपर उठाओ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हेडलाइन पढ़ लो, दिमाग में फिक्स कर लो, वो यूज में आ जाएगा। हम तो ऐसे ही करते थे। अंदर घुस के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूज में भी वही वन साइडेड ओपिनियन देते हैं वो लोग, बैलेंस नहीं होता। हर न्यूज़पेपर की अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो हेडलाइन पढ़ लो क्या हुआ, उसके बेसिस पे फिर रिसर्च करके अपने ओपिनियन, और क्लास में तो पढ़ ही रहे। तो बायलैटरल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। अगर इंट्रोडक्शंस में मैं आपको बोलूं, किसी भी कंट्री के साथ अगर इंट्रोडक्शंस पूछे जाते हैं, किसी भी कंट्री के साथ आपका आ जाता है, पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूं जो हमारे ओल्ड फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे कि कौन से पुराने मित्र हैं हमारे, कौन से पुराने फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारे, बेटा डी डॉलराइजेशन नहीं आएगा अभिषेक, बताओ। बस भूटान ही याद है, भूटान, फ्रांस, रशिया, और बस 5 ही कंट्रीज फ्रेंडली है। टोटल कितनी कंट्रीज हैं दुनिया में, देश में, मतलब वर्ल्ड कितनी कंट्रीज हैं? 195। तो उसमें 5 ही फ्रेंडली है। तुम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हो, है? आर्मेनिया याद है, जापान नहीं है। एशिया तो याद ही नहीं आ रहा, एशिया में कौन कौन सी है? सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन नेशंस याद ही नहीं आ रहे हैं। सारे अफ्रीकन नेशन फ्रेंडली हैं। अफ्रीकन नेशंस कौन कौन से हैं? तुम ये सब छोड़ो, डी डॉलराइजेशन और ये ताइवान। इंटरव्यू में लास्ट टाइम मैंने एक सवाल ऑलमोस्ट सबसे पूछा, 95% लोग जवाब नहीं दे पाए मॉक इंटरव्यूज में। टेल मी 5 पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, द ग्लोबल ऑर्डर। दुनिया में 5 अच्छी न्यूज बता दो क्या हो रही है, क्योंकि न्यूज में तो नेगेटिव ही आ रही है। नहीं पता साहब। एक बता दिया कि अभी पीस हुई है, इजराइल पैलेस्टीन में पीस हुआ है, चलो। दूसरा बताओ, अवेयर सिटीजन हो ना तुम लोग, बताओ। डी डॉलराइजेशन और ताइवान की बात कर रहे हो तो 5 पॉजिटिव न्यूज तो पता होनी चाहिए, बताओ। अच्छी हो रही है दुनिया में, और वेरी गुड। ये दुनिया के लिए नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड के हिसाब से, वर्ल्ड वाले, वो इंडिया के लिए और रशिया के लिए अच्छी है, बताओ। हम्म, समझ नहीं आया। हाँ, टैरिफ वाला कम हो रहा है अब, यूएस और बाकी कंट्रीज के बीच में टैरिफ मैनेजमेंट हो रहा है, अब नेगोशिएट कर पा रही है दुनिया, और है ठीक है, ठीक है। और तुम ये समझ चुके होंगे कि तुम 5 तो नहीं बता पा रहे हो, जो भी तुम रैंडम चीजें बोल रहे हो। चलो ठीक है, 2-3 इन्होंने बताइएगा, बताई। बेसिक्स, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, तुम लोग जितना पढ़ चुके हो ना, 10-10, 20-20 गुना ज्यादा। इंटरनेशनल रिलेशंस की तुम बात करो, मैं 50-50, 60-60 किताबें पढ़ चुका हूं एंड में, लेकिन कोई बेसिक सवाल आ जाता है ना, तो वो आदमी, मैं भी नहीं बता पाता। हमको बेसिक्स पढ़ने हैं, फाउंडेशन, नींव मजबूत करनी है, समझ रहे हो तुम? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोड़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, वही हमारी नॉलेज होनी चाहिए। ओल्ड फ्रेंडली कंट्रीज तुमने 5 गिना दी, कम से कम 20-30 तो गिनाओ, बहुत है। इजराइल है, फ्रांस है, यूरोपियन नेशन में सारे बता दो, अफ्रीकन नेशंस जितने नाम भी है, जो भी याद है सारे बता दो, क्या दिक्कत है? सारे फ्रेंडली है, एक एक कॉन्टिनेंट छान मार के आ जाओ। अब ऑल फ्रेंडली कंट्रीज में अगर पूछा जा रहा है, कोई भी कंट्री पे आ रहा है फ्रेंडली कंट्रीज में, तो कुछ इंट्रोडक्शन की टेम्पलेट से वो लिख लो और उस कंट्री को उसमें फिक्स कर देना। जैसे इंडिया एंड XYZ, जो भी कंट्री का नाम आप लिखना चाहते हो, जो भी पूछा जा रहा है, इंडिया एंड XYZ शेयर अ लॉन्ग स्टैंडिंग and trusted relationship
जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था ना, बहुत पढ़ते थे, यूपीएससी वालों को एक घमंड होता है, साहब बाकी सब तो गधे हैं, हम ही बदमाश हैं। तो कोई भी नॉर्मल दोस्तों में टॉपिक छोड़ देंगे ना, छेड़ दिया इंडिया पाकिस्तान, तो वो अपने तरीके से बात करते हैं। यूपीएससी वाला कोई बीच में घुस कर लगता है ये तो पागल है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, हमको ही आता है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जिस आदमी को कम पता होता है, बेसिक पता होता है, वो एक्यूरेट ही बात करता है, जितना उसको सच में पता है, जो सोच के वो मिनिमल है। जैसे मेरे भैया हैं, ठीक है, तो वो नॉलेजेबल पर्सन है, यूपीएससी नहीं है, बट वो पढ़ते हैं। तो जब भी मैं यूपीएससी खूब पढ़ लिया, अब कहीं ना कहीं दिमाग में आता है यूपीएससी वाले के एक पल तो आता है कहीं ना कहीं शेयर तो करूं, बताओ तो सही दुनिया को मैं कितना ज्ञानी हूं, है ना, बात तो छेड़ूं 10 लोगों के सामने, ताकि उनको पता चले कि मैं देखो आईआर पढ़ के आया हूं, मेरे को ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पता है जो तुम गधों को नहीं पता। तो मैं छेड़ देता था बातें। अब वो भी बढ़िया पढ़े लिखे इंसान, वो मेरे से बेसिक पूछ लेते थे, वो मेरे से बेसिक चीजें पूछते थे कि चलो क्यों लड़ाई क्यों हो रही है, टैरिफ वॉर हो ही क्यों रहे हैं, रुपये की प्राइस बढ़ी क्यों रही है, बताओ इंडिया और यूएस में ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही है, हो ही क्यों नहीं रही। सारा पढ़ लिया ट्रेड डील में क्या है क्यों नहीं है, ये विजिट हुई क्यों नहीं हुई है, तो पता ही नहीं, बिल्कुल बेसिक से। तो ऐसे केसेस में ये ध्यान रखना, हमेशा बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, ठीक है। तो वही कीवर्ड्स याद रखो जो मैं बोल रहा हूं। इंडिया एंड XYZ शेयर अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ट्रस्टेड रिलेशनशिप, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ट्रस्टेड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग और ट्रस्टेड रिलेशनशिप का मतलब समझ में आ गया ना, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉपरेशन, based on historical cooperation and mutual interest, historical cooperation and mutual interest। एक सेकेंड रुकना। हाँ कर दिया बेटा, बोल दिया, बगल में काम चल रहा था, बोल दिया, ठीक है। चलिए और क्या लिख सकते हैं, ओल्ड कंट्रीज के साथ ये एक काफी है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इंडियाज रिलेशनशिप विद XYZ, इंडियाज रिलेशंस विद XYZ have remained strong over time, have remained strong over time, evolving from past cooperation, evolving from past cooperation to present day strategic partnership, to present day strategic partnership। रिपीट कर देता हूं, India's relationship with XYZ have remained strong over time, evolving from past cooperation to present day strategic। बहुत बार तुम लोगों ने टर्म सुना होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन कौन से हैं, इंडिया किन कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करता है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भी ऊपर एक टर्म होता है, एक तो होती पार्टनरशिप। इंडिया ने के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन से हैं, होमवर्क है तुम्हारा, लिखो। अब तुम पूछते हो ना क्लास के बाद क्या करना है, कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आज बताए, एक तो तुमको फ्रेंडली कंट्रीज पता होनी चाहिए, और दूसरा व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नहीं नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो सबके साथ ही होता है यार। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि हमारे एम्बेसडर्स वहां हैं, उनके एम्बेसडर्स यहाँ हैं, दैट इज डिप्लोमेसी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है,
यस बेटा, जनरल इंट्रो है ओल्ड फ्रेंडली कंट्रीज के साथ। इंडिया, ठीक। इंडिया यूएस, बिल्कुल बिल्कुल। इंडो इजराइल भी है, बिल्कुल। अब तुम ये तो एक तो ये हो गया, एक और होती है शेयर स्ट्रेटेजिक एंड शेयर्ड पार्टनरशिप, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, पर ये तो लिखो तुम। चलिए, अब ये तो ओल्ड फ्रेंडली कंट्रीज हो गए। अब नेबर्स, इंडिया के नेबर्स, हाँ ये बेटा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। कौशिक बेटा मजाक नहीं, ऐसे तुम तो लिख दोगे, बाकी बच्चे तुम्हारे टीप के लिख देंगे, फिर वो बोल के आएंगे कि सर की क्लास में तो बलूचिस्तान बोला था। तुम तो बच जाओगे, यहाँ पे मैं धर लिया जाऊंगा कि सर आपके नंबर, आपके जैसे मेरे बेटे के मार्क्स कट गए। प्लीज ऐसा मत लिखें, आप तो समझदार हो ज्यादा, ठीक है बेटा। अगर नेबरिंग कंट्री के साथ आ जाता है तो कैसे लिखेंगे? नेबरिंग कंट्री में भी दो है, एक होती है फ्रेंडली और हॉस्टाइल। फ्रेंडली कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, जो हमसे ज्यादा हॉस्टाइल नहीं है, लॉन्ग हॉस्टाइल नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो क्या नेपाल हो जाता है, बट वो ये नहीं कह सकते हम हॉस्टाइल है, देयर आर डिफरेंसेस। हॉस्टाइल कौन सी है जो हमेशा हॉस्टाइल रही है? पाकिस्तान, चाइना। तो अगर आपसे फ्रेंडली नेबर्स में से आ जाता है तो कैसे लिखना है? लिखो, फ्रेंडली नेबर पे अगर इंट्रोडक्शन आएगा तो चाहे किसी भी कंट्री पे आए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आपको क्या लिखना है? एज क्लोज नेबर्स एज, अफगानिस्तान हॉस्टाइल नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? एज क्लोज नेबर्स इंडिया एंड एक्सवाईजी, इंडिया एंड एक्सवाईजी शेयर डीप कल्चरल एंड डेवलपमेंटल लिंकेजेस। एक मैं बहुत ही एडवाइस देना चाहूंगा प्यारी सी, डोंट इंटेलेक्चुअलाइज, ओवर इंटेलेक्चुअलाइज द इंट्रोडक्शन इन आईआर। कितनी भी नॉलेज हो, बहुत ज्यादा ऐसे कीवर्ड्स नहीं लिखने जिनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे मैंने, आप लोगों ने नोट किया होगा, ये इंट्रोडक्शन मैंने सिंपल एकदम क्लीन लिखवाया है, ताकि तुम सेंसिटिव चीजें लिखने से बचो जो नहीं पता। जैसे कुछ बच्चे अफगानिस्तान का बोल रहे हैं, एनिमी कंट्री, हॉस्टाइल कंट्री, तो वो गलत हो गया ना, तो इसलिए। और चाइना पाकिस्तान पे आ जाए तो फिर लिख ही सकते हो। इंडिया रिलेशन विद XYZ हॉस्टाइल कंट्री में आ जाए तो क्या लिखोगे? जैसे मान लो टर्की, इंडिया टर्की आ गया तो हमारा थोड़ा होता है, हॉस्टाइल है उनके साथ। तो इंडिया रिलेशंस विद XYZ आर कॉम्प्लेक्स marked by security concerns, and लिमिटेड कोऑपरेशन। इतना, मतलब ये जो शब्द मैंने बताया ना बेटा, ये तुम छू के आ गए उसको। तुमने आग में हाथ भी नहीं जलाया, तुमने एग्जामिनर को ये बोल दिया कि साहब हमें पता भी है और हम एग्रेसिव भी नहीं हुए, हमने क्लियरली सिंपल एक डिप्लोमेट जैसे बोलते हैं वैसे बच के हम आ गए, ठीक है साहब। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हो रही है जिनके साथ रिश्ते इंडिया के अब बन रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। आप बता सकते हैं जैसे कौन सी कंट्रीज है? मालदीव्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अफ्रीकन नेशन के साथ अब बन रहे हैं, इजराइल, पहले नहीं हुआ करता था, अब क्लियर कट पॉलिसी है भारत सरकार की। और मिडल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है जिनके साथ अब हमारा बढ़ रहा है रिश्ता। मिडल ईस्ट है, साइप्रस है। मिडल ईस्ट में कौन सी है लेकिन? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ तो बढ़ ही रहा है, नॉर्वे, हाँ हाँ, एशियन कंट्रीज के साथ भी हो रहा है, ओमान। किस कंट्री के साथ? फिलीपींस के साथ, कैरेबियन नेशंस,
समझ गया, समझ गया। अब एक इंट्रोडक्शन लिखिए कि जब ऐसी कंट्रीज के बीच में सवाल है जिनके रिलेशनशिप अब बढ़ रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, तो उसमें कैसे शोकेस करना है कि इंट्रोडक्शन में एनर्जी लगे, ये लगे कि हमें न्यूली इमर्ज्ड रिलेशनशिप्स है, नई नई रिश्ता है, नई नई शादी हुई है। इन रिसेंट ईयर्स India's relationship with XYZ have grown rapidly. कहाँ गए पीएम हमारे? आज कहाँ है हमारे पीएम? ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि क्या पीएम कहाँ गए हमारे? दिल्ली में ही, इंडिया में ही है या कहीं और? ये किसी और स्टेट की विजिट पे है। अभी तो मैसी आया हुआ है, ये न्यूज में है। गया है कि गया? तो अभी देखा नहीं वो वेस्ट बंगाल में क्या सीन हुआ? वो आईपीएस ऑफिसर फोटो लेने के लिए वो उनके सिक्योरिटी के साथ ही लड़ने लग गए, देखा नहीं तुमने? तो वहां की सीएम से माफी आई है ट्विटर पे कि मैं माफी चाहती हूँ। चलिए, तो इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज रिलेशंस विद XYZ हैव ग्रोन रैपिडली ड्यू टू शेयर्ड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। विराट कोहली से मीटअप है? अच्छा, ऐसे ही एक वीडियो देखी थी मैंने, गांव में बच्चे थे तो रिपोर्टर पूछता है आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? कहता है मौसी। मौसी? रोनाल्डो को पता नहीं क्या कहता है, कुछ कहता है, मैं भूल गया है। रोनाल्डो कहता है, मौसी कौन है? और क्रिकेट। चलिए लास्ट लाइन रिपीट कर देता हूं, ड्यू टू शेयर्ड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। समझ में आ गया? अब बेटा ये तो इंट्रोडक्शन है, हर कंट्री के साथ हमारे कुछ चैलेंज है, हर कंट्री के साथ चैलेंज पढ़ने बैठेंगे नहीं हम, तो आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस आप लिख लो अपनी बॉडी में लिखने के लिए जो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ हम फेस कर रहे हैं, और फिर मैं 2 स्पेसिफिक चैलेंज भी आपको बता दूंगा जिन कंट्रीज के साथ सवाल आ सकते हैं। तो पहले तो लिख लो कॉमन चैलेंजेस या स्मार्ट चैलेंजेस जो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ इंडिया फेस कर रहा है। क्या बता सकता है कोई मुझे? बता सकता है कोई मुझे? हाँ, लिखिए ट्रेड डेफिसिट्स या ट्रेड गैप्स या फिर परसेप्शन गैप्स लिख सकते हैं आप। या तो किसी के साथ ट्रेड ही बहुत कम है और ज्यादा है ट्रेड, तो हमारा डेफिसिट ज्यादा है, हम कम दे रहे हैं, वो ज्यादा हमको बेच रहा है। 2 इशू है हमारे, परफेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा। कि या तो इंडिया रशिया कितना ट्रेड है, इंडिया रशिया कितना ट्रेड हो रहा है? आए हैं ना, पुतिन जी गए हैं तो तुमने पढ़ा होगा इंडिया रशिया में कितना ट्रेड है भाई, है कितना है? मैं तो वो पूछ रहा हूं मॉनेटरी टर्म्स में, आइडिया तो दो। $65 बिलियन। आर यू सीरियस सुहास? एक बार फिर से चेक कर लो। कितना है? बहुत तो नहीं है, यही तो दिक्कत है। $50-60 बिलियन का मैक्स, इवन 4 साल पहले भी 15 से 20 बिलियन डॉलर का ही हुआ करता था। उसमें ऑयल की फिर भी ज्यादा है, $100 बिलियन नहीं है, वो तो एम है, उतना पहुंचा ही नहीं है। तो यही दिक्कत है। अब यूएस के साथ चलो ज्यादा है, यूएस के साथ कितना है? मैं अगर वॉल्यूम पूछू टोटल, इंडिया रशिया से तो ज्यादा ही है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि साला हम उसमें अब तक तो सरप्लस में थे, अब लेकिन ट्रेड वॉर के चक्कर में दिक्कत हो गई, और इंडिया चाइना में हम डेफिसिट में आ गए 100 बिलियन से ज्यादा। तो लिखिए सबसे पहला इशू जो हर कंट्री में फिक्स होता है वो होता है
differences in national priorities, differences in national priorities, historical experiences, historical expenses, experiences and political perceptions. ठीक है, एक आर्टिकल है, गूगल पे तुम सर्च करोगे ना, इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, तो ये $68 बिलियन का जो आंकड़ा है ना, उसमें तुमको लूपहोल्स पता चलेंगे। ये सर्च करके देखना, मिल जाएगा तुमको कि एक्चुअली में ट्रेड कितना है, और उसमें भी रियल ऑयल के अलावा कितना है, जहां पे लिटरली वो कह सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। तो नेशनल प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं, दोनों के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अलग हो जाते हैं, पॉलिटिकल परसेप्शन अलग हो जाते हैं, उससे स्मूथ कोऑपरेशन नहीं हो पाता। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, कोई भी रिश्ता इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ हो, हमेशा जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ रहता है। लिखिए, एडिशनली द रिलेशनशिप जिस भी कंट्री के साथ है is influenced by रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमको पाकिस्तान इफेक्ट कर रहा है, रशिया को यूक्रेन इफेक्ट कर रहा है, यूएस उधर से कनाडा मैक्सिको से इफेक्ट हो रहा है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमा ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स भी है, कभी कभी रशिया भी चाइना के पास चला जाता है, कभी कभी रिलेशंस डीप देखने को मिल जाते हैं, और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स, ग्लोबल किस तरफ झुकना है, किस चीज पे वोट देना है, उसकी भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। बहुत मामलों में रशिया इंडिया का साथ देता है और बहुत मामलों में नहीं भी देता है। अभी इंडिया पाकिस्तान की टसल हुई, बहुत सारे मीडिया चैनल ने चला दिया कि रशिया ने डिक्लेयर कर दिया ओपन सपोर्ट इंडिया को, है ना, रशिया ने अपना वॉरशिप भेज दिया है, ऐसी न्यूज आई थी। बट रशिया का क्या इंस्टेंस था, क्या बोला रशिया? अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था दोनों को संभालने के लिए। ये तो क्लियर हुआ ही नहीं कि इंडिया के साथ, इंडिया के पक्ष में है, लेकिन अगेंस्ट में भी नहीं है। तो ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है, ये जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स होती है कि कब कब आप कहां चल जा रहे हो। ठीक है, फिर एक कोड तो हर किसी को पता ही होता है, आजकल हर कोई कमेंट कर देता है हर वीडियो में, है ना, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो में जाके देख लो, एक बच्चे का कमेंट ये रहेगा ही, फिर उस पर 400 लाइक होंगे, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात कर दी। उसके भी है कुछ लोग, ठीक है। और क्या रहता है बेटा? इंप्लीमेंटेशन गैप्स, कितना ही अच्छा रिलेशन हो, कितना ही आपस में ट्रेड डील्स और ये सब चल रही हो, तो इशू एक रहेगा, नो यू डोंट नीड टू राइट दैट, वो नहीं लिखना फ्रेंड्स एनिमीज वाला, वो कॉमन हो गया। डिस्पाइट एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज, सर वी कैन एड स्टेटमेंट्स बाय एस जयशंकर साहब, यस बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन एड। डिस्पाइट एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज, स्लो इंप्लीमेंटेशन, स्लो इंप्लीमेंटेशन, bureaucratic delays, bureaucratic delays and coordination challenges, coordination challenges affect outcomes on ground। करोड़ों अरबों की डील हो जाती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। मतलब जो पेपर पे दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे। कौन सा?
आईमैक कॉरिडोर हो या वर्ल्ड बैंक कोई पैसा दे रहा हो एजुकेशन में, 3,000 4,000 आईएमएफ की तरफ से पैसा आया, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, यूज भी हो रहा है नहीं हो रहा, कई बार ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज आ जाती है। फिर एक और चैलेंज, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। और क्या चैलेंज है सबसे बड़ा? अब देयर इज ए शिफ्ट टुवर्ड्स, देश कैसा बन रहा है, यूनिपोलर या मल्टीपोलर? यूनिपोलर का मतलब है जहां पे एक कंट्री पावरफुल, जैसे पहले यूएस पावरफुल हुआ करता था, फिर बाइपोलर हुआ, रशिया अभी पावरफुल हो गया जब दो कंट्रीज पावरफुल है। अब मल्टीपोलर है, अब हर कोई किसी ना किसी सेंस में पावरफुल है। रशिया, चाइना टेक्नोलॉजी में पावरफुल है, यूएस मिलिट्री में पावरफुल है, रशिया अपनी कमांड अपने ट्रेड में पावरफुल है, अपनी ज्योग्राफी में पावरफुल है, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर में पावरफुल है, भूटान अपनी गुडविल में पावरफुल है। तो ये दुनिया, ये शिफ्ट कहलाता है टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड अनसर्टेन ग्लोबल ऑर्डर। अनसर्टेन ग्लोबल ऑर्डर्स, उससे अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है और हमें समझ नहीं आता कि कौन सी कंट्री क्या स्टैंड सब ले रही है। हम जैसे रशिया पे, क्या हम रशिया पे फुली ट्रस्ट कर सकते हैं कि आगे यूएन में परमानेंट सीट के लिए आगे भी हमें सपोर्ट करता रहेगा? कौन है जो कह सकता है सर मैं तो आंख बंद करके विश्वास करता हूं कि रशिया फुल्ली सपोर्ट करेगा हमें आगे? कोई भी कंट्री, एक कंट्री का नाम ले लो जो इंडिया आंख बंद करके जिस पे विश्वास करता हूं। लेकिन पाकिस्तान आंख बंद करके 5 कंट्रीज का नाम गिना सकता है। चाइना मिडिल ईस्ट के 2-3 गिना देगा। पाकिस्तान अगर खुल्लम खुल्ला ये कह सकता है कि 5 कंट्रीज मेरे सपोर्ट में आएगी, तो इंडिया क्यों नहीं कह पा रहा? क्या हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई? क्या जवाब है इसका? वेरी गुड, ऐसे ही जवाब एक्सपेक्टेड है कि सपोर्टर्स होना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है कि आपके एनिमीज कितने। पाकिस्तान के एनिमीज बहुत हैं ट्रू सेंस में। पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स जितने अच्छे हैं उससे ज्यादा कईयों से खराब हो रखे हैं। इंडिया के बैलेंस्ड है कि ना तो पूरे दोस्त ना ही पूरे हॉस्टाइल, ऐसे ऐसे जवाब देने होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर हो गया, और ये हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर वाला लिखवा दिया क्या मैंने? हाँ वो लिखवा दिया। आप ये भी लिख सकते हैं कि हर कंट्री का अपना पॉलिटिकल सेटअप होता है, तो कई बार वो कंट्री डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी इन्फ्लुएंस होती है, तो वो अपने रिलेशंस पे उतना फोकस नहीं कर पाती। बहुत सी कंट्रीज में अब वहां के लोग इंडिया के खिलाफ हो गए, जबकि इंडिया ने बहुत कुछ किया उनके लिए, जैसे मॉरिशियस है, मालदीव्स है, अब कहने में तो नेपाल भी हो ही गया, कुछ क्या क्या नहीं किया इंडिया ने, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो कई बार इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ओवरशैडो हो जाते हैं ड्यू टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो उससे हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारा हमेशा ध्यान रखेगा। चलिए ये तो हो गए चैलेंजेस, अब लिखिए कॉमन सॉल्यूशंस। कॉमन सॉल्यूशंस, वैसे तो और भी चैलेंजेस हैं, और भी कीवर्ड छोटे छोटे फटाफट लिख लो अगर इनके अलावा कम पड़े तो। इनएडुक्वेट डिप्लोमेटिक अटेंशन, फटाफट फटाफट, इनएडुक्वेट डिप्लोमेटिक अटेंशन, लैक ऑफ सिनर्जी, लैक ऑफ सिनर्जी ऑन वेरियस इश्यूज, जल्दी।
लैक ऑफ एनर्जी ऑन वेरियस इश्यूज, ये क्लास लेने का ये भी फायदा होता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी. लैक ऑफ सिनर्जी ऑन वेरियस इश्यूज, अनटैप्ड ट्रेड पोटेंशियल, अनटैप्ड, अनयूटिलाइज्ड, लिमिटेड फिजिकल एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी, लिमिटेड फिजिकल एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी, पर्टिकुलरली इंडिया की. इंडिया चाहते हुए भी ग्लोबल लीडर नहीं बन पाता क्योंकि बहुत पैसा हमारे देश में इतना नहीं है. फिजिकल चैलेंजेस बहुत है. दे भी दे किसी कंट्री तो लोग सवाल उठाने लग जाते हैं. आपने भूटान को 100 करोड़ दे दिए, उसको 500 करोड़ दे दिए, क्यों दे दिए? हमारे यहाँ तो देश में लोग भूखे मर रहे हैं. बहुत से सवाल उठे लाइन ऑफ क्रेडिट पे. तो फिजिकल और ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं. और कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, ये तो मैंने लिखवा ही दिया. ब्यूरोक्रेसी बहुत कम्बरसम है. आपके जितने भी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी होती है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, बढ़िया आराम से मीटिंग करते हैं 5 स्टार होटल्स में, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, बढ़िया खाना पीना आता है और मीटिंग करके निकल जाते हैं. लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं. मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में, वरना है बहुत इश्यूज है. चलिए अब सॉल्यूशन लिखिए. कॉमन सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, आपको हर कंट्री के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा. जैसे फटाफट फटाफट कीवर्ड लिख लो. एक्सप्लोरिंग न्यू डोमेन्स, आईबी विल ट्रैप सर. किसको? मुझे? मुझे तो कर ही रही होगी बेटा. एक्सप्लोरिंग न्यू डोमेन्स, एक्सप्लोरिंग न्यू डोमेन्स. और क्या सॉल्यूशन है? इनहेंसिंग डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ इंडिया. डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ इंडिया. कई बार क्या होता है, अब जैसे किसी पॉलिटिशियन ने भारत में कुछ बोल दिया माइनॉरिटीज के लिए, किसी के लिए भी, दुनिया पीछे पड़ जाती है. क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया? हमारे डिप्लोमेट्स उनको जवाब देने में लग जाते हैं, उनका फोकस पूरा डाइवर्ट हो जाता है स्टेटमेंट्स में, समझाने में, यूएन में. जो जहां अटेंशन जानी होती है वहां जा ही नहीं पाती. तो एक तो या तो डिप्लोमेटिक कैपिटल बढ़ाओ ताकि रियल एग्जिस्टिंग इश्यूज को हम सॉल्व कर पाए. मैनेजिंग डिफरेंसेस बाय अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स कंसर्न्स, मैनेजिंग डिफरेंसेस बाय अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स कंसर्न्स. किसी ने घर जाके पढ़ा था ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी? मैंने बोला था पढ़ के आना, पढ़ा था? पढ़े थे? तो क्यों नहीं पढ़े बाबू? जब मैं बोलता हूं पढ़ो तो आप पढ़ते नहीं हो, फिर आप कहते हो कि सर क्लास के बाद क्या करें. बोला था ना, 4-5 दिन पहले ही बोल दिया था. किसके कोई तो ट्रैक 1.5 और 2 डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना. अब ये मत पूछना सर ये क्या होता है, मैंने पहले ही बोल दिया था और उस दिन भी समझाया था मैंने. ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, 2. हाँ यस, जैसे कि स्टूडेंट्स को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है जब आप अपने डिप्लोमेट्स को हटा के लोगों को आगे बढ़ाएं, स्कॉलरशिप दे, सिविल सोसाइटी एनजीओस को आगे आने दे. जब अडानी अंबानी बड़े बड़े बिजनेसमैन यूएस जाते हैं, अभी गए थे, व्हाइट हाउस जाके आए थे. अडानी जाता रहता है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं. नहीं क्या बात कर रहे हैं, वो पीपल टू पीपल टाइज, जैसे निखिल कामत गया अभी, तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है कि गवर्नमेंट साइड में होके पहले बाकी लोग अपने पीपल टू पीपल टाइज. 1.5 भी होती है, 2 भी होती है, 1 तो चलती रही है. तो इनके बारे में पढ़ो, ये की टर्म्स हैं, ये भी होमवर्क है तुम्हारा. और क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी है. म्यूचुअल लर्निंग ऑन कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, म्यूचुअल लर्निंग ऑन कम्युनिटी प्रैक्टिसेस. जैसे एग्जांपल में पुतिन आया, तो हमने जो डिनर हुआ, तो डिनर पे तुमको पता म्यूजिक कौन सा चल रहा था, खाना कौन सा था? आईबी वाले होके भी तुम यार इतना नहीं पता कर पाए.
देश की सबसे प्यारी प्यारी डिशेस, मतलब आप जब अभी गूगल पे मिल जाएगा आपको मेन्यू। और म्यूजिक, जब एंशियंट टाइम्स में किसका म्यूजिक फेमस था वो भूल गया मैं तो, उनके म्यूजिक बिल्कुल सांस्कृतिक कल्चरल म्यूजिक चल रहा था। क्या होता है, अब इंडिया रशिया जाएगा तो रशिया वाले भी ऐसे ही अपनी दिखाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे की कम्युनिटी, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति लर्निंग करने लग जाते हैं। क्या भगवत गीता गिफ्ट किया है रशियन में, ठीक है। और क्या हो सकता है सोल्यूशन? कल्चरल टाइज और वेज। क्या वेज? डिनर तो वेज ही था शायद जहां तक है, लेकिन क्या था वो? और अगर फिर भी मान लो इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रशिया से आ जाए, चैलेंजेस तो ये लिख ही दोगे कॉमन, दो तीन चैलेंज स्पेसिफिक स्पेसिफिक बता देना। जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ टेररिज्म वाला है, इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर इशू है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यूएस के साथ हमारा ट्रेड वार, पॉलिसी डिफरेंसेस, यूएस हमें बार बार बोल देता है कि ह्यूमन राइट्स वोलेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वोलेट करते हैं, वो डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, इंडिया रशिया के साथ क्या दिक्कत है स्पेसिफिक? यस, चाइना की तरफ थोड़ा ओरिएंट हो जाता है। यस, हाँ, वेस्टर्न सेक्शंस का डर जो होता है ऑन डिफेंस सप्लाईज इज ह्यूज। चलिए, अब बेटा सॉल्यूशन हो गए थे। चलिए, सॉल्यूशन तो बता ही दिए। लेकिन अगर आपके ये सवाल आ जाए कि किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड क्यों बढ़ाना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया टर्की, इंडिया नेपाल, भूटान, जो भी हो, तो तुम स्पेसिफिकली हर कंट्री का पढ़ के देखोगे कि इसके साथ क्या फायदा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लिख लो यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, वो इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। फटाफट फटाफट कीवर्ड्स में लिख लो। स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप्स होंगी अगर किसी भी एक्सवाइजी कंट्री के साथ, तो उसके साथ हमारे नेशनल इंटरेस्ट सेफगार्ड होगा, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये इंप्रूव होगा। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स होगी, उतना ज्यादा इंडिया का क्या होगा, डिप्लोमेटिक कैपिटल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इंटरनेशनल और रीजनल फोरम्स में। कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन, टूरिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा, आपसी सहमति बढ़ेगी, उतने लोगों को हम अपने फेवर में आप ले पाएंगे अपनी इश्यूज में। जैसे आज तक इंडिया ने टेररिज्म पे इतना बोला, लेकिन टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं बन पाई, टेररिज्म को लेकर कंसेंसस ही नहीं है। यूएन आज तक टेररिज्म के रिलेटेड कोई कन्वेंशन, टेररिज्म से रिलेटेड होंगे, टेररिज्म पे कन्वेंशन आज तक नहीं हो पाया, जबकि टेररिज्म इतना बड़ा मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी पे भी आ गया, टेररिज्म पे कन्वेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर इंडिया सबको मना ही नहीं पाया, क्योंकि इंडिया जो डेफिनेशन टेररिज्म की देता है वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान जो डेफिनेशन देता है टेररिज्म की वो इंडिया में बजरंग दल को एक्सेप्ट नहीं है।
समझ आ गया? उनके लिए अलकायदा और ये सब वो है, वो बोले ये टेररिस्ट नहीं है। तो और बाकी कंट्रीज भी एग्री नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेररिज्म की डेफिनेशन जो इंडिया देता है उससे हर कंट्री में कोई ना कोई ग्रुप टेररिस्ट हो ही जाएगा। तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल चैलेंजेस है, कोऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया उतना कंसेंसस नहीं बना पाया, उतनी पीपल टू पीपल कोऑपरेशन और कंसेंसस नहीं है। ठीक, चलो ये तो हो गए तुम्हारी इंपॉर्टेंस। अब कंक्लूजन लिख लो। यूनिवर्सल कंक्लूजन्स। चलो पहले बायलैटरल रिलेशंस के कंक्लूजन कर लो, फिर कल उसके करा दें। कंक्लूजन लिखो जब भी किसी कंट्री में, फिर लास्ट में तुम्हें कंक्लूजन करना हो बायलैटरल रिलेशंस में। इंडिया एंड XYZ रिलेशनशिप, अगर फ्रेंडली कंट्रीज की बात है तो क्या लिखना है वो बता रहा हूं। इंडियन XYZ रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग एंड poised poised for a quantum jump, poised for a quantum jump। सर गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ है या खिलाफ है? मतलब साथ या खिलाफ ऐसे इन जनरल नहीं होता बेटा, कोई भी साथ खिलाफ, कई मुद्दों पे साथ है, कई मुद्दों पे खिलाफ है। धुरंधर मूवी बैन कर दे तो इसका मतलब खिलाफ हो गया। तो खिलाफ नहीं बोल सकते ना, और ये खिलाफ और साथ, मैं वही कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कुछ, कि या तो ग्रे ही होता है सब, है ना, ऐसे नहीं बोलते। चलो, तो पोइज्ड फॉर अ क्वांटम जंप, building on the rich legacy of historical linkages, building on rich legacy of historical linkages। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक और कंक्लूजन, concludingly there is a scope, concludingly there is a scope for India and XYZ to move to the next level, to move to the next level based on cooperation, coordination and consolidation, based on cooperation, coordination and consolidation। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंक्लूजन में, डिस्पाइट चैलेंजेस, एक और टेम्पलेट दे रहा हूं कंक्लूजन का, ये याद नहीं हो तो, डिस्पाइट चैलेंजेस इंडिया एंड XYZ रिलेशंस आर मूविंग फॉरवर्ड। offering real opportunities, offering real opportunities, offering real opportunities in mutually beneficial way।
और अगर मान लो कोई हॉस्टाइल कंट्री है तो उसके लिए लिख देंगे 10 या हेंसफोर्थ, ऐसे ही करेंगे कंक्लूजन। 10 या हेंसफोर्थ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, important for India and XYZ to keep their differences aside, to keep their differences aside and work towards a stable and peaceful global order। ठीक है बेटा, ये थे आपके बायलैटरल रिलेशंस। कल मैं आपको ग्रुपिंग्स का बताऊंगा, WTO, G20 और इन सब में क्या लिखना है। उसके बाद कुछ करंट इश्यूज हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपकी IR, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है वो बता देता हूं, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि न्यूज़पेपर से हेडलाइन पढ़ लो, न्यूज़पेपर के अंदर मत घुसो, ठीक है। अगर टाइम कम है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 न्यूज़पेपर उठाओ और हेडलाइन पढ़ लो, ये देख लो कि चल क्या रहा है। अभी मूवी जो बैन हुई है, इसमें तुम डिटेल्ड एनालिसिस करने जाओ क्यों मूवी बैन हुई है, तो कोई फायदा नहीं है। ट्रांजिशंस पढ़ते रहो कि क्या क्या चल रहा है, वो बीच बीच में तुम कहीं भी लाइन डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो। वैसे पढ़ रहे हो ना न्यूज़पेपर, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस पता रहना चाहिए। नहीं तो न्यूज़पेपर में मत पढ़ो, तो इन शॉर्ट्स नाम का ऐप आता है, पता है, इन शॉर्ट डाउनलोड कर लो। पर उसमें उसमें कैटेगरी होती है किसकी न्यूज तुम देखना चाहते हो, है ना। बहुत से लोग भटक जाते हैं, तो उधर नहीं जाना, वैसे इधर उधर की खबरें नहीं देखनी, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। चलो, थैंक यू।